नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात फूलपुर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 51। फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वो आज़ादी के बाद से भारतवर्ष में जो चंद चर्चित लोकसभा की सीटें हैं उनमें से एक है, या कहा जाए तो बेहद अहम है। प्रयागराज से बिल्कुल लगी हुई सीट है, प्रयागराज के ठीक बगल में है। जो इसके विधानसभाएं हैं वो सारी की सारी विधानसभाएं प्रयागराज जिले में आती हैं। फूलपुर लोकसभा की जो सीट है वो शुरुआती दौर में जब साल 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय ये फूलपुर की लोकसभा सीट नहीं हुआ करती थी। तब ये इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट, मतलब इलाहाबाद पूर्वी और जौनपुर की पश्चिमी सीट हुआ करती थी, और एक सीट से 2 एमपी चुन करके जाने वाली सीटों में से एक थी। इस सीट से भी साल 1952 और 1957 के लोकसभा चुनाव में 2 एमपी चुन करके संसद पहुंचे थे। साल 1952 में यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और मसूरियादीन पासी, ये 2 लोग यहाँ से एमपी चुने गए। फिर साल 1957 में भी ये दोनों लोग एमपी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर साल 1889 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से अग्रणी थे, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता संग्राम में उतरे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कांग्रेस में फिर सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाई और देश की आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर जब तक जिए तब तक प्रधानमंत्री रहे। साल 1964 में 27 मई को हृदय गति रुक जाने से इनके जो हार्ट अटैक के कारण बेसिकली इनका निधन हो गया था। वहीं मसूरिया की बात की जाए तो मसूरियादीन पासी जो थे उनका जन्म भी इलाहाबाद में ही हुआ। पासी समुदाय से आते थे, पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, पेशे से व्यापारी थे, पर बाद में फिर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल गए। फिर जब राजनीति की बारी आई तो ये सक्रिय राजनीति में उतर गए। साल 1946 से 52 तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य रहे। फिर उसके बाद फूलपुर लोकसभा की सीट से चुनाव लड़े, 2 बार वहाँ रहे। फिर 1962 और 1967 में ये बगल की सीट जो चैल लोकसभा सीट हुआ करती थी तो चैल से ये सांसद रहे। साल 1962 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजयी अभियान को रोकने के लिए मैदान में उतरे दिग्गज समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चुनाव, हालांकि चुनाव तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते, पर वो जो साल 1962 का चुनाव था फूलपुर का वो बेहद दिलचस्प था और काफ़ी रोचक था। लोगों की निगाहें उस पर लगी हुई थी। जब राम मनोहर लोहिया को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया तो राम मनोहर लोहिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा। खत में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व की खूब तारीफ की। पंडित जवाहरलाल नेहरू उससे खासे प्रभावित हुए, इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने चुनाव में उतर करके चुनाव प्रचार करने का प्लान अपना कैंसिल कर दिया। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। धीरे धीरे राम मनोहर लोहिया की क्षेत्र में पकड़ बढ़ती गई और साथ ही साथ बढ़ती गई उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना फैसला बदला, इलाहाबाद पहुंचे और जुट गए चुनाव प्रचार करने में। उसका नतीजा ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1,18,931 वोट मिले तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को 54,360 वोट मिले थे। बहरहाल फिर वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते, देश के प्रधानमंत्री हुए। 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ। फिर उस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिला उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को। विजय लक्ष्मी पंडित उसके पहले महाराष्ट्र की गवर्नर रह चुकी थी। फिर इनको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। उस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे जनेश्वर मिश्र। जनेश्वर मिश्र उस समय नैनी की जेल में बंद थे, चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं कर रहे थे, पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके प्रेरणा स्रोत बने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा के बाद वो चुनावी मैदान में उतरे। बहरहाल वो चुनाव विजय लक्ष्मी पंडित जीती, जनेश्वर मिश्र को हार का सामना करना पड़ा। फिर 1967 का चुनाव भी विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ से फिर से जीती, पर 1968 में वो यूएन चली गई। उसके बाद अपनी सीट, मतलब वहाँ से इस्तीफा दिया और फिर वो यूएन चली गई, संयुक्त राष्ट्र में सदस्य हो गई, तो उससे ये सीट खाली हो गई। फिर से उपचुनाव हुआ। जनेश्वर मिश्र एक बार फिर चुनावी मैदान में आए और कांग्रेस की तरफ से उस चुनाव में इंदिरा गांधी के वफादार केडी मालविया को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि केडी मालविया चुनाव हार गए, जनेश्वर मिश्र ये चुनाव जीते और चुनाव जीत करके संसद पहुंचे।
संसद में जब जनेश्वर मिश्र पहुंचे तो वहां इनकी मुलाकात हुई राजनारायण से। राजनारायण से मुलाकात होने के बाद राजनारायण ने इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के इन्हें छोटे लोहिया का नाम दिया। यहाँ से उन्हें जनेश्वर मिश्र को एक नया नाम मिला। फिर साल 1971 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर इंदिरा गांधी ने वीपी सिंह को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। वीपी सिंह उसके पहले इलाहाबाद थे और इलाहाबाद के बाद वो यहाँ फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। जनेश्वर मिश्र ये चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए और वीपी सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। 1977 में ये सीट भारतीय लोकदल के हिस्से में चली गई जब कमला बहुगुणा यहाँ से चुनाव लड़ी। कमला बहुगुणा यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुई। कमला बहुगुणा हेमवती नंदन बहुगुणा की दूसरी पत्नी थी। साल 1980 के चुनाव में इस सीट पर जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। बीडी सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। रामपूजन पटेल कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे पर वो हार गए। 1984 में रामपूजन फिर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहाँ से सांसद चुने गए। इसके बाद 89 और 91 का चुनाव वो जनता दल के टिकट पर इसी सीट से जीते। 3 बार लगातार सांसद हुए पर 2 बार जनता दल से और 1 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके सांसद हुए। वीपी सिंह की जब केंद्र में सरकार बनी तो ये राज्य मंत्री बनाए गए। फिर 1996 से लेकर के साल 2004 तक के लगातार चुनाव इस सीट पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। समाजवादी पार्टी के कब्जे में सीट रही। 2004 में ये सीट एक बार फिर से उस समय चर्चा में आ गई थी जब समाजवादी पार्टी ने बाहुबली जो माफिया डॉन थे अतीक अहमद उनको अब चुनावी मैदान में उतार दिया और अतीक अहमद यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब भी हो गए। साल 2009 में ये सीट बसपा के खाते में गई। कपिल मुनि करवरिया यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे पर 2014 में वो चुनाव हार गए। केशव प्रसाद मौर्य आए। केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव में जीत हासिल की। बहरहाल साल 2009 में जब करवरिया को इस सीट से बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था तो करवरिया उस समय चूँकि वहाँ पे खासे चर्चित परिवार से संबंध रखते थे, अपनी तीसरी पीढ़ी थे जो राजनीति में सक्रिय थे। करवरिया विशिष्ट नारायण करवरिया जो बुक्कल महाराज के नाम से जिनको जाना जाता था उनके बेटे हैं। बुक्कल महाराज भी इलाहाबाद की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े थे, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए थे। पर इनके जो कपिल की शुरुआत हुई थी तो कपिल साल 2000 में पहली बार जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए कौशाम्बी से और उसके बाद फिर ये 2009 में इनको बसपा ने यहाँ से चुनाव लड़ाया और ये यहाँ से 2009 में ये सांसद हुए। पहले ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे पर चूँकि इनके भाई भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे तो जब भारतीय जनता पार्टी से इनकी बात नहीं बनी तो बहुजन समाज पार्टी में गए। बहुजन समाज पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया और ये सीट जीतने में कामयाब रहे। इनके भाई उदयभान इलाहाबाद की 12 जो विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक रहे, बाद में दूसरी सीट से विधायक हुए। फिर तीसरे भाई जो इनके हैं सूरजभान वो ब्लॉक प्रमुख रहे, बाद में एमएलसी हुए। बहरहाल 1996 में इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें जवाहर पंडित की सरेआम सिविल लाइंस में गोली मार करके हत्या की गई थी और ये वो समय था जब पहली बार इलाहाबाद में AK-47 की तड़तड़ाहट हुई थी। फिर इसी हत्या के केस में 2014 में तीनों भाई जेल चले गए। जेल जाने के बाद उदयभान की जो पत्नी थी नीलम उनका नाम था, नीलम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इलाहाबाद की मेजा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया और वो फिलहाल मेजा सीट से विधायक है और ये तीनों भाई वर्तमान समय में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और वो जीत दिलाई केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य को उस जीत का बड़ा इनाम भी मिला। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य 7 मई 1969 को इनका कौशाम्बी के सिराथू में जन्म हुआ। शुरुआती दौर से ही RSS विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं के साथ जुड़े रहे और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री रहे। बाद में गौरक्षा के आंदोलन में खूब सक्रिय रहे। जब राम आंदोलन हुआ, राम मंदिर का आंदोलन चला तो उसमें भी ये खासे सक्रिय रहे और इसका परिणाम ये था कि बड़े नेताओं के संपर्क में आ गए। बहरहाल 2002 में इनको विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़े, 2007 में लड़े पर 2012 में ये सिराथू की विधानसभा सीट से चुनाव जीते, विधायक हुए। फिर साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको फूलपुर की लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। ये वहाँ भी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। फिर इनके जीत का ही ये परिणाम था कि जो गैर यादव OBC जाति के वोटर थे उनको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना बड़ा चेहरा बनाया। इनको प्रदेश के
अध्यक्ष की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और उस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी निभाया। कई यात्राएं की, खूब सक्रिय रहे, कई क्षेत्रों में दौरे किए और साल 2017 में जब विधानसभा के चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। फिर जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी तो ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके बाद साल 2019 में चूंकि जब ये वहाँ आ गए तो फिर साल 2018 में वहाँ पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी के हिस्से में सीट गई थी। नागेंद्र पटेल यहाँ से सांसद चुने गए। पर जब साल 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने केसरी देवी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। केसरी देवी पटेल यहाँ से चुनाव जीत करके वर्तमान समय में सांसद हैं। प्रयागराज की राजनीति में वो खासी चर्चित हैं, सीधे प्रभाव रखती हैं और प्रयागराज से लगी जो सीट कौशाम्बी की है उसको भी वो खासा प्रभावित करती हैं। अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही की थी। पहली बार ये जिला पंचायत की सदस्य बनी, फिर जोड़ तोड़ की राजनीति इनको पहले से शायद आती रही होगी। इसी कारण इन्होंने जो उस समय के जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई और उनको हटा करके खुद अध्यक्ष बनी। चूँकि उस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का ज़्यादा दबदबा था तो अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए बसपा के साथ चली गई। बसपा में इनका रुतबा भी बढ़ा, लगातार 4 बार ये जिला पंचायत की अध्यक्ष रहीं। फिर इसके बाद 2004 में इनको फूलपुर की लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, पर अतीक अहमद के सामने ये अपने वोटरों को इकट्ठा नहीं कर पाई। मुस्लिम वोटों का खूब ध्रुवीकरण हुआ और मुस्लिम वोट पूरा अतीक अहमद के साथ चला गया, इसलिए इनको हार का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद साल 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने इनको इलाहाबाद से चुनाव लड़ाया। हालांकि ये चुनाव भी जीत नहीं पाई, पर 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी और उसका फायदा इनको मिला कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। वर्तमान समय में ये सांसद हैं। इस सीट से चुनावी समीकरण की बात की जाए तो करीब 19,75,000 वोटर हैं इस सीट पर, जिसमें 10,83,000 के आसपास पुरुष मतदाता हैं तो 8,91,000 के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ पर जो कुर्मी और पटेल जाति के वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ जो मुस्लिम और दलित वोटर हैं इनका जिसकी तरफ भी झुकाव हो जाए वो खेल बिगाड़ने और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। इस सीट का जो इतिहास है वो एक ऐसा इतिहास रहा है कि स्थानीय मुद्दे यहाँ पर कभी प्रभावित नहीं कर पाते हैं मतदाताओं को। स्थानीय मुद्दों का प्रभाव यहाँ कभी नहीं रहा। राष्ट्रीय राजनीति के जो मुद्दे हैं वो हमेशा यहाँ पर प्रभावी रहते हैं और ये साफ साफ देखने को मिलता है कि राम मनोहर लोहिया, काशीराम, जनेश्वर मिश्र, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल, श्यामचरण गुप्ता जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञ इस सीट से हारे तो वहीं मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी भी इस सीट पर जीत नहीं पाए। बहरहाल इस सीट पर जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय राजनीति से ही आते हैं और यही वर्तमान समय तक यही बना हुआ है। धन्यवाद।